हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज आपके सामने मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, जो कि लिखा हुआ है या आप कह सकते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि अभी तक देखो हमने पढ़ा अभी तक ये पढ़ा था कि अगर काइनेमेटिक्स के जो हमने लेक्चर कवर किए हैं प्रीवियस में, तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होती थी या कुछ दिया होता था। मान लो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, फाइनल निकालना है या एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इन सब चीज़ों में वो बॉडी क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। बट हमने उस चैप्टर में उसका रीज़न नहीं देखा कि क्यों मूव कर रही है ना। तो इसमें बस वही देखने वाले हैं कि वाई, मतलब क्यों कोई बॉडी मूव कर रही है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि फोर्स लगने की वजह से मूव कर रहा है। तो आपको फोर्स का डेफिनेशन भी पता है क्या होता है कि फोर्स इज ए पुल और पुश, है ना, विच इज चेंज और ट्राई टू चेंज द मोशन और डायरेक्शन और शेप और साइज, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ आप बता सकते हो। ये सब हम डेफिनेशन यहाँ पर नहीं है, डेफिनेशन वही वाला है। और बात करते हैं कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं, तो फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं फंडामेंटल फोर्स अपने। बस ऐसे नाम दे रहा हूँ फंडामेंटल फोर्स के, आप बता सकते हो। फंडामेंटल फोर्स में पहला फोर्स आपका ग्रेविटेशनल जो आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपके आ जाएंगे कौन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। और बताओ कुछ और आ जाएंगे, न्यूक्लियर फोर्स, है ना, जो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और जो चार्ज की वजह से लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। ये सब हम 12th में पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियर फोर्स और बहुत सारे फोर्स हैं। आप वीक फोर्स इसमें डाल सकते हैं, है ना, वीक फोर्स। ये रेडिएशन में जब पढ़ोगे आप, मतलब कि कुछ पॉजिट्रॉन वगैरह जब निकलते हैं तो उनमें भी फोर्स लगता है, बट ये सब वीक फोर्स में आते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे 12th में, सॉरी ये सब हम 12th में पढ़ेंगे यहाँ तक। और इसके लिए अलग चैप्टर आप पढ़ेंगे, जो कि अगला चैप्टर मतलब कुछ दिन के बाद आएगा, वो ग्रेविटेशनल। और ये सब हम 12th में पढ़ने वाले हैं। अब ये तो होते हैं कुछ फोर्स और, है ना। इस आपने पढ़ा होगा, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। मास हमेशा अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ कहना इज नॉट इज एग्जैक्टली राइट, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ की सेंटर की ओर अट्रैक्ट होते हैं हमेशा। अब बात करते हैं कि मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं, चलो कॉन्टैक्ट फोर्स देख लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स यही पढ़ने वाले हैं ज़्यादातर अभी के लिए स्टार्टिंग में। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम से ही पता है, अगर दो ऑब्जेक्ट कोई कॉन्टैक्ट में है तो वहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स क्या होता है, बेसिकली अब नॉर्मल फोर्स की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ आता है। क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ, आपने पढ़ा ही होगा, है ना। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो वह अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगा, है ना। आप कह सकते हैं एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आ गया ये बात। और जब भी ऐसे फोर्स आएंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, आई मीन कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक्शन और रिएक्शन फोर्स आते हैं तो ये हमेशा पेयर में आते हैं। अगर एक का एक्शन होगा तो दूसरे का क्या होगा, रिएक्शन होगा। यही चीज़ हम नॉर्मल फोर्स में देखते हैं। अब नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, मान लो कि यहाँ पर एक ये टेबल रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक टेबल रखा हुआ है, और इस पर कोई ऑब्जेक्ट मान लो जिसका मास कितना है, m है, जिसका मास कितना है, m। अब हमें पता है कि ये अगर इस पर रखा हुआ है, ये मास जो है अगर इस पर रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो मास है, ये m मास, तो इस टेबल पे ये फोर्स लगा रहा होगा एक।
तो ये टेबल उल्टा इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा, है ना, क्योंकि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल। ये कौन सा फोर्स है नॉर्मल? ये टेबल बाय टेबल ऑन दिस ऑब्जेक्ट। और ये वाला फोर्स, ये भी कॉन्टेक्ट फोर्स, ये भी नॉर्मल फोर्स है। ये किसके द्वारा है? ये बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा नॉर्मल फोर्स, हम इसे दिखाते हैं। और ये कितना होता है? ये जो फोर्स इसके वेट के बराबर होगा, कितना? mg। तो ये होता है हमारा नॉर्मल फोर्स। ठीक है, एक बार चेक कर लिए मैंने, दिख रहा है कि नहीं। चलिए, इस पे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, पूरा आज इसी पे लेक्चर चलेगा कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके कौन से लॉ की वजह से आता है? न्यूटन थर्ड लॉ आता है। तो आप पहले पढ़ लो न्यूटन थर्ड लॉ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे पीछे पढ़ लेंगे, है ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो वो दूसरा भी उसके ऊपर लगाएगा फोर्स, ऑब्वियसली। जैसे हम अभी खड़े हुए हैं तो हम अर्थ पे एक फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ हमें एक रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ये सब जगह होता है, ये हर जगह पर पाया जाता है, कहीं पर भी हो। अब नॉर्मल फोर्स ये होता है। आगे बात कर लो कि टेंशन क्या होता है, ये भी कॉन्टेक्ट फोर्स में ही आता है ना। जैसे टेंशन, मान लो कि एक दो ऑब्जेक्ट हैं और इनके बीच में एक स्ट्रिंग बनी हुई है, या आप कह सकते हो एक रस्सी बनी हुई है, जो भी कुछ कह लो। ये m1 है और m2 दो मासेस हैं, और ये इधर कोई पकड़ के खींच रहा है, मान लो, चलो मैं इंसान बना देता हूँ, ये इधर खींच रहा है और एक इधर कोई खड़ा है, ये इधर खींच रहा है अपनी तरफ। तो ये रस्सी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? ये इसमें ये तन जाएगी, है ना। तनने का मतलब, इसका मतलब क्या हो जाएगी? खिंच जाएगी। और इसी को क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। अब टेंशन किधर आता है? हमेशा यहाँ पे खड़ा होकर क्या कर दो आप? छाते की तरह खोल दो। यहाँ पे खड़े होकर एक छाता खोल दो, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? अवे फ्रॉम द बॉडी, ऐसे कह सकते हो। टेंशन कहाँ आता है? हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पर खड़े हो, या तो छाता ऐसे खोल दो, या तो कह दो अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये क्या हो जाएगा? एक टेंशन इधर आएगा, एक टेंशन इधर आएगा। और टेंशन की खास बात ये है कि अगर रस्सी सेम है तो टेंशन क्या होगी? सेम रहेगी पूरे सिस्टम के दौरान। ठीक है, समझ में आया ये बात आपको? चलो, अब बात करते हैं कि हम नॉर्मल रिएक्शन निकालते कैसे। फटाफट लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं इसमें देंगे, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं, है ना। चलो, तो बात करते हैं कि हम नॉर्मल रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन देखते हैं कि कैसा होगा, कैसे कैसे नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन का कंडीशन आपको मिल सकता है। तो जैसे अगर मान लो कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी पे, तो एक तो यहाँ पर आपको नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलेगा, है ना। ये इस पे लगा रहा हो, एरो ऊपर का मतलब कि ये सरफेस इस पे लगा रहा होगा, और नीचे का मतलब कि ये सरफेस इस पे लगा रहा होगा। और देखो कैसे मिल सकता है आपको। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई ऐसे रखा हुआ है, कोई ये रॉड है अगर, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे मिल रहे होंगे आपको, या आप ऐसा सीधा बना सकते हो ऊपर की ओर, है ना। और ये इसके ऊपर लगा रहा होगा, और ये इसके ऊपर लगा रहा होगा। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ये हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ये हो जाएगा। अब और देखो, ऐसे कुछ मान लो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये आपका कोई वॉल है, और समझ लो ये सरफेस है। तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लग रहा होगा, है ना, ये इसके ऊपर लगा रहा होगा और ये नीचे की ओर लगा रहा होगा। और यहाँ पर देखो कैसे हो रहा होगा, ये जो पूरा मास है एक इस पे लगा रहा होगा और ये वॉल इस पे लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे फाइंड कर सकते हैं हम। और सिंपल यहाँ पर फोर्स को बैलेंस कर देना है। हम क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं, इस पर परेशान नहीं होइएगा, देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं और हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो जो सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पर देखो ये आपस में नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब ही नॉर्मल होता है ना, परपेंडिकुलर। तो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर नॉर्मल कैसे फाइंड करोगे आपको। तो यहाँ पर मैं छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ
ये मान लो कि कोई मास है, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ है, ये 10 kg का है और ये 5 kg का। अगर कोई पूछे कि टेबल पे कितना, ये टेबल कितना नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है इन दोनों पर, तो कैसे निकाल सकते हो, सिंपल है ना, कि ये टोटल मास है, इस पे ही तो ये फोर्स लगाएगा टेबल पर। और फोर्स क्या होता है, mg होता है ना। जब अभी तो कोई मूव वगैरह कर नहीं रहा, एक्सेलरेशन 0 मान के चल रहा हूँ, तो नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों का सम इंटू जी, तो कितना हो जाएगा 15g। और ये टेबल इस पे इसके इक्वल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, है ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 15g। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे अगर मैं ये पूछूं कि 10 kg, ये 5, इनके बीच में कितना नॉर्मल आएगा, इनके बीच में 5 kg एंड 10 kg के बीच में, तो 5 kg और 10 kg के बीच में इन दोनों का नॉर्मल होगा बस, है ना। तो इन दोनों का फोर्स आपस में बैलेंस कर देना, वो आ जाएगा। चलो अब आगे और केस लेते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे भी हो सकते हैं, इंक्लाइंड प्लेन के भी हो सकते हैं, तो एक केस ऐसे भी ले लेता हूँ। ये सब बहुत आपको आगे देखने को मिलेगा। मान लो कि यहाँ पर कोई मास रखा हुआ है जिसका मतलब मास m है और एंगल थीटा पे रखा हुआ है, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन आपको फाइंड करना है, केवल नॉर्मल रिएक्शन। बाकी ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे आपको। तो हमें पता है कि इसका mg इधर लगेगा, है ना। अब आप आगे जाके सीखेंगे कि इसका कंपोनेंट हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये होगा इसका कंपोनेंट कितना नॉर्मल, इसके नॉर्मल कितना आएगा mg cos थीटा, और ये इसके परपेंडिकुलर होगा। सीधा बना दो थोड़ा ऐसे नॉर्मल। तो इस केस में नॉर्मल जो होगा आपका वो कितना आएगा, mg का cos थीटा। समझ में आया ये। तो हम ऐसे सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बस देखते रहिए, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं टेंशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे सिंपल क्वेश्चन लेके यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। मान लो कि एक स्ट्रिंग है और इसमें एक मास लगा हुआ है, तो अब इसलिए अगर ये मास इस पे लटका हुआ है तो एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स कितना होता है हमेशा, mg। तो इस रस्सी में कुछ टेंशन आएगा, है ना, एक टेंशन इधर। और टेंशन क्या होते हैं, इंटरनल फोर्स होता है। टेंशन क्या होता है, इंटरनल फोर्स। तो अगर ये इधर से टेंशन लग रहा है तो ये इधर से कुछ प्रोवाइड कर रहा है, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg। अच्छा, इसे समझने के लिए आप एक काम करें, हमेशा FBD बनाते रहो, ठीक है। हमेशा क्या बना लो, FBD। FBD का मतलब है कि जितने भी फोर्स लग रहे हो, जितने भी फोर्स लग रहे हो उन्हें आप सेंटर ऑफ मास के मान के चलिए। कहाँ पर लग रहा है वो फोर्स, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, ऐसा मान के चलिए। तो ये मान लेते हैं उसका सेंटर ऑफ मास है। अब इधर अगर नीचे लग रहा है तो फोर्स नीचे दिखा दो, फोर्स ऊपर लग रहा है तो ऊपर दिखा दो, एंगल पे लग रहा है तो एंगल पे दिखा दो, और यहाँ से फोर्स बैलेंस कर लो। जैसे एक फोर्स नीचे क्यों लग रहा है, mg, और यहाँ पर टेंशन T इधर लग रहा है, तो नॉर्मली यहाँ से वैल्यू क्या लिख सकते हो, mg। अभी तो आप कैसे भी क्वेश्चन कर लो, अभी आपको आसान लगेगा, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो ये FBD बनाना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। जैसे आगे देखो क्वेश्चन किस तरह के हैं। एक केस ये ले लेते हैं आपको कि अगर मान लो कोई ये पुली है, ठीक है। अब इसको मैंने एक यहाँ से एक थ्रेड पास करवा दिया, एक रस्सी समझ लो, और यहाँ पे मैंने एक मास ले लिया, मास मान लेते हैं m, और इसको यहाँ पर मान लो कि हिंज कर दिया। अब मान लो इस केस में अगर इसमें टेंशन पूछे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये आइडियल पुली मान के चलते हैं, रस्सी का मास 0 मान के चलते हैं, आइडियल केस लेते हैं, ठीक है। और कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब रस्सी स्लिप करेगी। तो अगर इसमें टेंशन निकालना है तो कैसे निकालोगे टेंशन आप, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा कितना, mg, और एक टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा, और सिंपल यहाँ पे भी एक टेंशन लग रहा होगा, है ना, नीचे की ओर। ऐसे आके यहाँ पर भी एक टेंशन लग रहा होगा, और ऐसे यहाँ पर भी एक टेंशन लगेगा। हमेशा टेंशन को कैंसिल करने के लिए अपोजिट, ऐसा टेंशन लगाने का तरीका आप सीख लो चाहो तो। एक तो टेंशन जहाँ पर आपको लगाना हो वहाँ पर बैठ के छाते की तरह खोल दो, है ना, यहाँ बैठ के छाता खोलो इधर आएगा, यहाँ बैठ के छाता खोलो इधर आएगा, और ये टेंशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे कैसे भी हो। तो अगर यहाँ पे टेंशन लगाओगे, देखो मूव तो करेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ये रस्सी बंधी हुई है, तो यहाँ पर टेंशन कितना आएगा, इस पे कितना, mg आएगा। और अगर मैं पूछूं कि पुली पर कितना टेंशन लग रहा होगा,
पुली पर कितना टेंशन लग रहा होगा। तो कैसे देखोगे इसका, अब देखो इस पुली को यहाँ पर बना लो। अब एक इस पे कितना नीचे की ओर एक टेंशन आ रहा है, एक इधर इधर नीचे की ओर टेंशन आ रहा है। तो ऑब्वियसली कि इसमें भी कुछ टेंशन आ जाएगा, है ना। तो इसमें जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, मान लो इसे टी डैश। तो टी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, 2t के। सिंपल, समझ में आया कैसे करेंगे हम। चलो आगे चलते हैं हम। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखो, प्रैक्टिस के लिए केवल देखते हैं। एक पुली ले लो, अगर यहाँ पर टेंशन अगर फाइंड करना हो, कुछ ऐसा मान लो कि ये ऐसे रुका हुआ है कैसे भी करके, ठीक है। और यहाँ से एक मास इस पे हमने लगा दिया, यहाँ पे एक मास लगा दिया। और ये जो रस्सी है ये कुछ ऐसे है, यहाँ से आई है, ठीक है। ये तो हमारा हिंज किया हुआ है, समझ रहे हो, ये पुली और ये रस्सी हमारा ये है, ठीक है, ऐसे आई है। अगर इस केस में हम टेंशन निकालेंगे तो इसका मास अगर m मान लो, तो इस पे कितना आएगा mg, और यहाँ पे टेंशन आएगा t, और यहाँ पर भी टेंशन t आएगा। रस्सी सेम है तो टेंशन वही t यहाँ पर भी आएगा और t यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं पूछूं कि इस केस में बताओ टेंशन, तो सिंपली आपको दिख रहा है t इक्वल टू कितना आ जाएगा mg। लेकिन मैं अगर इस पे पूछूं टेंशन कितना होगा इस पुली पर, तो क्या करो, सिंपल आप पुली का आप बना लो FBD। क्या बना लो, पुली का बना लो FBD। तो अगर पुली केवल देखो आप, और FBD इसका कैसे बना लो, सिंपल ऐसे बना लो, है ना। तो एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है टेंशन, और एक फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है T। अब क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स होता है, अगर कोई पूछे फोर्स कितना है तो रिजल्टेंट फोर्स बताएंगे। तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना आया, इधर आएगा, जो FR मान लेते हैं। अब वो कितना आएगा, अगर ये 90 डिग्री पर है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है वेक्टर में क्या बोला था, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री में है तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर करोगे तो आ जाएगा रूट टी। तो पुली पर जो नेट फोर्स आएगा इधर की ओर आएगा कितना, वो 2t के इक्वल होगा, और t की वैल्यू आपको पता है। समझ में आया। और क्वेश्चन आगे करते हैं। तो नॉर्मल और टेंशन हम ऐसे निकालेंगे, समझ में आया इतना। चलो और क्वेश्चन लेते हैं इन सब चीज़ों के। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस पे हमें सारे फोर्स निकालने हैं, जितने भी टेंशन लग रहे हैं वो टेंशन निकालना है, नॉर्मल अगर लग रहा हो तो नॉर्मल निकालना है। तो ये जो एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, ये एक रस्सी से बांधा गया है, ठीक है, ये थ्रेड है। अब इस और यहाँ पर अगर ये कांटेक्ट में है, ये कोई वॉल है, अगर इसके कांटेक्ट में है तो ऑब्वियसली इस पे क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। और हमें सारे फोर्स निकालना है इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, सारे फोर्स किस पे निकालना है, इस ऑब्जेक्ट पे निकालना है। और अगर ये मास है तो इस पे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, कितना mg लग रहा होगा। अब क्योंकि हमें इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स निकालना है, तो मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या बना लो, सिंपल FBD बना लो। अब सारे फोर्स दिखा दो, तो जितने फोर्स x डायरेक्शन में हो x डायरेक्शन में, y पे हो तो y में, एंगल पे हो तो एंगल पे। तो एक नॉर्मल रिएक्शन इधर की ओर लग रहा है, मैंने ये दिखा दिया कि एक नॉर्मल रिएक्शन ये लग रहा है, और एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है वो है mg। और एक फोर्स ये देखो, अगर ये रस्सी है तो इस पे एक टेंशन आएगा, बोलो यार, इस पे क्या आएगा, एक टेंशन आएगा। और टेंशन किधर आए, इधर। अब ये कितने एंगल पे, ये देखो आप, अब देखो ये 45 है तो ऑब्वियसली चाहे ये एंगल ले लो या एंगल ले लो, दोनों एंगल कितने पे, 45 पे होंगे। तो मैं ये वाला एंगल ले लेता हूँ 45 डिग्री, ठीक है। ये कितना है, टेंशन। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम, मैंने मान लो कि आप किस में है, ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, जो F एक्सटर्नल होगा 0 होगा। इक्विलिब्रियम का केस मतलब यही है, मूव नहीं कर रहा है, सिंपल। तो फोर्स को बैलेंस कर दो, है ना। आप चाहो फोर्स को कैसे बैलेंस कर सकते हो, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है इसकी। F एक्सटर्नल, टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0 है। अब x डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं, केवल एक फोर्स अभी दिख रहा है, लेकिन हमें पता है कंपोनेंट करना, हमने सिखाया आपको वेक्टर में। तो इसका कंपोनेंट कैसे कर सकते हो आप, एक इधर आएगा,
है ना। अगर इसको इधर करते हो, एक टी कॉस थीटा इधर आएगा, कॉस मतलब 45, और एक इधर आएगा टी का साइन 45। अब क्योंकि एफ एक्सटर्नल मतलब एफ एक्स और एफ वाई दोनों फोर्स को हम सम उसका जीरो कर सकते हैं, या आप इक्वल कर सकते हो। दोनों केस है, जीरो करने का मतलब डायरेक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी साइन 45 इक्वल टू नॉर्मल, और यहाँ पे टी कॉस 45 इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल के यहाँ पर डाल सकते हो नॉर्मल। मान लो मैंने मास ले लिया, वो है 20 kg। कितना, 20 kg। तो कितना हो जाएगा, टी कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और एम की वैल्यू 20, तो ये हो जाएगा 200। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 200 इंटू √2। तो यहाँ से हमारा ये टेंशन आ गया। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो सुन लो एक बार, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इधर देखो कितना हो जाएगा ये, टी कॉस 45 इज इक्वल टू, एम की वैल्यू मैंने 20 बोला, 20 रखोगे, जी की वैल्यू 10 ले लो, तो कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ और cos 45 कितना होता है, 1/√2 इज इक्वल टू 200। तो t की वैल्यू हो जाएगी आपका 200√2। क्योंकि नॉर्मल भी निकालना है तो t की वैल्यू यहाँ पे रख दो, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी, है ना। नॉर्मल कितना आएगा, t की वैल्यू कितनी है 200√2, और cos 45 भी होता है 1/√2 इज इक्वल टू n। इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 200। समझ रहे हो कैसे करना है ना। नोट कर लो। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो। जो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ बच रहा है न्यूटन का, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। तो अभी बस आप टेंशन और नॉर्मल ये सब निकालना सीखो। तो और क्वेश्चन लो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि हमें टेंशन बता दो, T1 T2 T3 T4 T5 जितने भी हैं, जितने भी टेंशन इसमें लग रहे हैं। ठीक है, 10 kg का मास दे रखा है आपको, और ये एंगल यहाँ से 30 दे देगा, ये एंगल 60। तो एक बात ध्यान रखो, टेंशन के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो टेंशन लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर टेंशन पूरा रस्सी सेम है, अगर रस्सी सेम है तो उसमें पूरे रस्सी में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर रस्सी सेम है तो पूरे टेंशन में, पूरे रस्सी में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। अगर मान लो कहीं पर नॉक भी आ जाता है, कहीं पर रस्सी के बीच में कहीं नॉक आ गया, तब भी क्या होगा, आपका टेंशन बदल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ये रस्सी आपको सीधा दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर भी एक नॉक है, यहां पर भी एक नॉक है। नॉक मतलब कि गांठ, ठीक है, यहां पर और यहां पर भी है, तो यहां पर टेंशन बदल जाएंगे। ठीक है, अब सिंपल अगर आपको सबके टेंशन निकालने हैं तो अलग अलग आप FBD बना लो हर एक पॉइंट के। ठीक है, ABCD जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं सबके FBD बना लो। सबसे पहले मैं 10 kg के लिए 10 kg पे देखूं, तो 10 kg का देखोगे आप तो एक नीचे एक फोर्स लग रहा होगा mg मतलब कि 10g, और इस पे एक फोर्स लग रहा होगा कौन सा, T1। तो यहां पर क्योंकि इस पे हमें एक ही टेंशन दिख रहा है, तो इस केस में टेंशन हो जाएगा, T1 की वैल्यू हो जाएगी 10g। इतना समझ में आया। अब हम ए पॉइंट का FBD बनाते हैं। कौन सा FBD किसका बनाते हैं, ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, अब देखो ये ए पॉइंट यहां पर है। अब अगर टेंशन इधर लग रहा है तो वही टेंशन नीचे की ओर भी लगेगा। तो अगर मैं इसको, चलो अच्छा एक्सिस बना देता हूं यहां पर, चलो मान लिया मैंने ए पॉइंट हमारा ये है। अब इस ए पॉइंट को देखो, जितने फोर्स दिख रहे हैं उतने फोर्स दिखा दो। एक नीचे की ओर दिख रहा है T1, और एक लेफ्ट साइड में दिख रहा है कौन सा, T2, और एक T3 दिख रहा है जो कि 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। अब हमें निकालना है फोर्स, निकाल लो, सिंपल है ना। कंपोनेंट करना तो आता ही है। अब T3 का कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना, T3 का साइन आएगा। ठीक है, समझ रहे हो साइन कॉस कैसे आएगा, थीटा इधर है तो उसके अपोजिट में अगर कंपोनेंट करोगे तो 30 आएगा, उसी की साइड में करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, T3 मतलब सॉरी कॉस आएगा, कॉस 30। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है तो क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो
एक्स वाले एक्स की तरफ बैलेंस कर दो और वाई वाले फोर्स वाई की तरफ बैलेंस कर दो। देखो ध्यान से, जैसे कि T2 किसके इक्वल हो जाएगा, इतने के इक्वल हो जाएगा, T3 sin 30, और T3 cos 30 किसके इक्वल होगा, T1 के इक्वल होगा। अब हमें T1 T2 सब निकालना है, तो क्योंकि T1 की वैल्यू पहले से पता है तो इसकी वैल्यू का यूज करेंगे हम। तो कितना आ जाएगा T3, और cos 30 कितना होता है बताइए, cos 30 कितना होता है, √3/2, और T1 कितना दे रखा है 10G। तो यहाँ से T3 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20/√3 इंटू जी। बोलो यार, इतना समझ में आया। अब यहाँ से T3 आ गया तो T2 भी आ जाएगा, रख दो यहाँ पर वैल्यू। T2 इक्वल टू T3 की वैल्यू कितनी है, 20/√3 जी, और sin 30 कितना होता है 1/2, ये कैंसिल 10, कितना आ गया कितना आ गया यहाँ से देखो भाई, आ जाएगा 10/√3 जी, ये हमारा हो जाएगा टेंशन। अब हमने ए पॉइंट मतलब कितना निकाल लिया, T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया, T3 निकाल लिया। हमें क्या निकालना है, T4 एंड T5। ये नोट कर लो आप, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। चलिए मिटाता हूँ इसको। अब हम बी पॉइंट का एबीडी बनाएंगे। ध्यान से देखो, अगर मैं बी पॉइंट का एबीडी बनाऊं, अगर बी पॉइंट का एबीडी बनाता हूं तो यहां पर भी एक्सिस दिखा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक फोर्स इधर लग रहा है, ये टेंशन T4, और एक लग रहा है T5 60 डिग्री पे, और एक टेंशन इधर लग रहा है, ये देखो बी पॉइंट पर, क्योंकि T3 इधर है तो T3 इधर भी होगा। अब ये T3 इधर है, अब कितने एंगल पे होगा, देखो ये 30, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये भी कितने पे हो जाएगा 60 पे हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या कर दो, सिंपल कॉम्पोनेंट कर दो, तो T5 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा T5 sin 60, और एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना T5 cos 60, और T3 का भी कंपोनेंट आएगा, तो इधर क्या आएगा एक कंपोनेंट T3 का sin 60, और एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना T3 cos 60। समझ में आया। अब कंपोनेंट हो जाने के बाद इन वेक्टर इन फोर्स का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है, हमें वो जो कंपोनेंट किए हुए हैं उन फोर्सेस से मतलब है। तो बैलेंस कर दो, कितना हो जाएगा T3 cos 60 इज इक्वल टू T5 sin 60। अब क्योंकि T3 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, तो T5 निकल जाएगा हमारा। T3 की वैल्यू कितनी है 20/√3 जी, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, और T5 और sin 60 कितना होता है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, है ना, समझ रहे हो, दिख रहा है ना ये। तो कितना हो जाएगा यहाँ से T5 इज इक्वल टू 20/3 जी। अब T5 आ जाएगा तो T4 भी आ जाएगा। T4 कैसे निकालोगे, हमने एक्स एक्सिस को बैलेंस किया है, अब वाई एक्सिस को बैलेंस कर दो, है ना। हाँ ये T3 cos 60 प्लस T5 cos 60। देखो इसमें एक गलती हो गई मेरे से, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स और भी है, वो कौन सा फोर्स है T4, तो यहाँ पर T4 ऐड कर लेंगे। अब इसको हमें मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। T4 प्लस T3 cos 60 इज इक्वल टू T5 कितना हो जाएगा sin 60। अब हमें इनमें से एक किसी एक का वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे या तो T3 T5 दोनों का पता हो, तो यहाँ से क्या करेंगे हम वाई एक्सिस को बैलेंस कर लेंगे। देखो ध्यान से वाई एक्सिस को, तो मैं इधर कहीं बैलेंस करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इधर तो क्वेश्चन का मतलब खत्म हो गया। देखो क्या हो जाएगा T5 cos 60 इज इक्वल टू T3 sin 60। सॉल्व कर लो। T5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T3 की वैल्यू गिवन है आपको कितना 20/√3, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2,
सॉरी इससे कैंसिल, यहाँ 10 आ गया और यहाँ पर जी भी रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू यही होती है। और यहाँ से आ जाएगा T2 की वैल्यू आपको डायरेक्ट 20 जी, T5 की वैल्यू सॉरी, ठीक है। अब T5 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, T3 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, T4 की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे। और यहाँ पर भी मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया कि टेंशन के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। तो टेंशन और नॉर्मल मिला के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक ये अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको सारे फोर्स दिखाना है। मतलब कि अगर यहाँ पर ये वॉल और इनके बीच में भी फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में भी फोर्स लग रहा होगा, और नॉर्मल फोर्स भी, सब फोर्स मुझे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन से फोर्स निकालने हैं आप बताइए। तो सबसे पहले नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर और यहाँ पर नॉर्मल अलग अलग होगा। इस पे 20 kg का नॉर्मल लगेगा, इस पे 10 kg का नॉर्मल लगेगा, और ऑब्वियसली कि इस पे हमारा और कम हो जाएगा क्योंकि ये इस पर फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 20 kg के बनाऊं, ध्यान से देखो, नॉर्मल की केवल बात करें, या 20 kg पे देख लो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। ये देखो आप पहले, तो एक तो नीचे लग रहा होगा 20 G का, और अगर इस फोर्स का आप कंपोनेंट करोगे तो इस फोर्स का ये कितने एंगल पे है, ये 50 न्यूटन है। चलो मान लेते हैं कि इसका एंगल कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब एक कंपोनेंट नीचे की ओर आएगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा, तो 50 का कॉस इधर आ जाएगा और 50 का साइन इधर। तो जो 50 का साइन आएगा डाउनवर्ड, वो नीचे की ओर आएगा, तो मैं वही फोर्स दिखा रहा हूँ 50 साइन 60, ठीक है। और इसका एक टेंजेंशियल फोर्स भी आएगा, तो उस फोर्स का ना इसमें नॉर्मल का भी कोई मतलब होगा और ना ही कोई कांटेक्ट कहीं पर टेंशन वगैरह का कहीं पर यार मतलब है, ठीक है। तो केवल 50 का साइन 60 यहाँ पर हमें लगेगा। और 20 kg पे और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, मान लो इनके बीच में नॉर्मल है N1 N2 और इनके आपस के बीच में है सॉरी N1 ही रहेगा, है ना, क्योंकि नॉर्मल तो सेम होता है बॉडी के बीच में, N2 N2। और यहाँ पर एक, इस पे देखोगे तो एक N1 लगेगा और इस पे देखोगे तो इधर से एक N2 लगेगा। अब क्योंकि सारे फोर्स हमें बैलेंस करने हैं, तो सारे फोर्स कैसे बैलेंस कर सकते हो कि जो 50 साइन 60, अच्छा यहाँ से एक नॉर्मल भी लग रहा होगा, है ना, ये जो जिस पे रखा हुआ है, ये इस पे एक नॉर्मल भी लगा रहा होगा नीचे की ओर। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी है n। अब सारे फोर्स बैलेंस कर दो, तो देखोगे तो 50 साइन 60 नीचे लग रहा होगा, 50 साइन 60 नीचे लग रहा होगा, और 20 G भी नीचे लग रहा है, और ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, केवल n। और 20 kg की बात कर रहे हैं हम, केवल किसकी, 20 kg की। और इस पे एक N1 इधर लग रहा है और N2 इधर लग रहा है। तो नॉर्मल 20 kg पे जो नॉर्मल लग रहा है वो हम पता कर सकते हैं, क्या बैलेंस कर दो, सिंपल आ जाएगा 20 G प्लस 50 साइन 60। तो ये हमारा आ गया नॉर्मल कितने, 20 G पे। ऐसे हम 10 kg पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच जो कांटेक्ट है उस पे फोर्स की बात करते हैं। चलो पहले N1 निकाल लेते हैं। चलो N1 निकालो, कितना हो जाएगा N1। अगर मैं यहाँ पर 10 kg बनाऊं तो इस साइड में एक 100 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है जो कि यहाँ पर गिवन था, और एक इधर लग रहा है N1 की वैल्यू, और ऑब्वियसली इस पे भी एक नॉर्मल लग रहा होगा, है ना, ये भी एक नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है, मान लेते हैं N10 बोल देता हूँ इसको। और ये नीचे की ओर एक फोर्स लगा रहा होगा, ये अपने बराबर कितना 10 G। तो इसका जो 10 G का नॉर्मल आएगा अपवर्ड की तरफ, वो आ जाएगा कितना, N10 इक्वल टू 10 G, और N1 की वैल्यू आ जाएगी 100। तो उसके यहाँ पर N1 की वैल्यू N2 रख दोगे तो आ जाएगा उसका वैल्यू। अब यहाँ पर देखोगे तो N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 न्यूटन, और यहाँ पे N1 और N2 इक्वल है, तो N2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 100 न्यूटन। समझ में आया ये बात, बोलो भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है एक आपके सामने, इस पे आपको निकाल के लाना है। ये अगले क्वेश्चन में आप कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन द पुली, ठीक है, इस पुली पर स्ट्रिंग के द्वारा कितना फोर्स लगेगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने आज नॉर्मल और टेंशन की सारी बातें कर ली।
अगले लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे कवर करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम एक सीरीज बनाएंगे इसका, एनएलएम का या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। देखते रहिए और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।